बहुत उम्मीद है गांधी और सरदार के इस प्रदेश से। जो देश में हवा बह रही है वो गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। साउथ साफ, नॉर्थ हाफ की जो ये हवा है, अब ये गुजरात भी इसको सेंस कर रहा है। मैं कल से यहाँ पे हूँ, आपके बीच में हूँ, और जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो गुजरात के मुद्दे हैं, वो किस तरीके से इग्नोर किए जा रहे हैं इस शासन में और प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा, ये पूरी तरीके से साफ है। प्रधानमंत्री जी पिछले 2 दिनों से गुजरात की धरती पर हैं, लेकिन गुजरात की जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, उसको एड्रेस करने का मादा उनके अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री साहब जब 2013-14 में उनकी सरकार बनी, तब बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति पे बहुत बातें हुई। लेकिन आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, स्पेशली उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, उनकी पार्टी की चुप्पी, उनके सरकार का व्यवहार इस समय देश देख रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से महिला पहलवानों के मुद्दे पर सरकार, प्रधानमंत्री साहब खामोश रहे। मणिपुर की दर्दनाक वीडियो आप सारे लोगों ने देखा, महिलाओं की स्थिति का अंदाजा आप लगाइए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब पूरे दुनिया के चक्कर लगाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच पाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक के इलेक्शन में 4 दिन पहले अपने जो उनके सहयोगी दल है, उनके एक कैंडिडेट का प्रचार करने गए थे और प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आप प्रज्वल को वोट करिए और मेरे हाथ मजबूत करिए। 4 दिन बाद क्या हश्र होता है कि वो लुफ्थांसा के टिकट लेकर हिंदुस्तान के बाहर पहुंच जाता है और प्रधानमंत्री साहब और उनकी पूरी कैबिनेट कोई सेंस नहीं कर पाता कि किस तरीके से महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला वो व्यक्ति देश के बाहर आजाद घूम रहा है। आज जिस तरीके की परिस्थितियां गुजरात में हैं, आप देखिए कि महिलाओं की अस्मिता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब, उनकी पूरी कैबिनेट, सरकार पूरी तरीके से खामोश है। लेकिन गुजरात में जो मैं सेंस कर रहा हूं, जिस तरीके से परिवर्तन की बयार आने वाली है, वो प्रधानमंत्री और साहब सेंस नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात की जनता देख रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को किस तरीके से कम किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गुजरात वासी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ के व्यवसायियों को लेवल प्लेइंग फील्ड से हटाया जा रहा है, अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को जिस तरीके से मोनोपोली तैयार करने की आजादी दी जा रही है सरकार के द्वारा, वो गंभीर चिंता का विषय है। गुजरात प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने देश की अस्मिता के लिए बार बार लगातार, चाहे वो आजादी के समय से हो आज तक, लगातार उसने आवाज उठाई है और आज ये आवाज दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री साहब की बौखलाहट है वो बार बार प्रथम चरण और दूसरे चरण के इलेक्शन के बाद दिख रहा है। किस तरीके से बंटवारे की राजनीति करना, प्रधानमंत्री साहब जो मुद्दे को लेकर सरकार में आए थे, आज एक भी मुद्दे को वो अपने भाषणों में कवर नहीं करते हैं। चाहे वो प्राइस राइज की बात हो, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की बात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी लेकिन आज उसकी बात नहीं होती है। किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा था, उनके जो आमदनी थी उसको दोगुनी करने की बात हुई थी, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस पे खामोश है। महिलाओं की स्थिति के बारे में आप सारे लोग समझते हैं और गुजरात उसको इस समय सेंस कर रहा है। सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है, लेकिन सरकार उसको टच नहीं कर रही है। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जिस पे सरकार पूरी तरीके से खामोश है और सरकार सिर्फ और सिर्फ एक डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है, जो इसका डीएनए है। जिस तरीके से आरएसएस आजादी के समय भी, आजादी के बाद भी जिस तरीके से डिविजिव पॉलिटिक्स करती है, प्रधानमंत्री साहब सिर्फ चुनाव के जीतने की और सत्ता की ललक के लिए ऐसे काम को प्रायोजित तरीके से कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है, क्योंकि गुजरात में मैं कल से हूं और अगले 3-4-5 दिनों तक मैं गुजरात में रहूंगा, अलग अलग जिलों में मैं जा रहा हूं, लेकिन जो सेंस मैं कर पा रहा हूं, धरातल पर लोगों के बीच एक चेंज चाहिए। लोगों को वो चेंज समझ में आ रही है और उम्मीद करूंगा कि जनता उसको चुनाव के दिन उसको अपने वोट से वो परिलक्षित करेगी। धन्यवाद साथियों। हमारे स्थानानी को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अमरेली में 22 साल पहले मुकाबला हुआ था रूपाला जी से और ये 22 साल बाद आप लोकसभा में आमने सामने आए। देखिए, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई इस समय देश बचाने की है। अडानी साहब
क्योंकि अमरेली से आते हैं, पहले भी चुनाव में आ चुके हैं, पहले 20 साल पहले भी ये मुकाबला हुआ था और जीते और हारे थे। लेकिन आज मुद्दा उससे कहीं बड़ा है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोग जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर रही है सरकार स्नेह और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ले रही है बीजेपी की सरकार, वो दिखाता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है और जनतंत्र है उसका गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हमारा हर एक सिपाही, जो लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सारे लोगों को अलग अलग तरीके के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल भी मैं यहां पे एक मीटिंग में था, जिस तरीके से प्रोफेशनल्स और जिस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग इस समय कांग्रेस की जो फिलॉसफी है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। ये मौसम बदलाव का है, लोग इसे सेंस कर रहे हैं। जो आंधी साउथ से उठी हुई है वो महाराष्ट्र पे दस्तक दे रही है और वो दिन नजदीक आ रहा है और गुजरात तक वो पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्षत्रिय आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा? जी, क्षत्रिय आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा? खुला समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि ये बीजेपी की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। वो डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, 80-20 का रेशियो बनाते हैं, मेजॉरिटी के साथ रहते हैं। लोग अब ये समझ रहे हैं हमें एकजुट होकर सोचना है। ये डिविजिव पॉलिटिक्स कभी वो एक्स को अगेंस्ट करेंगे और मेजॉरिटी के साथ रहेंगे। आज उन्होंने एक सब कास्ट को सेगमेंट बनाया हुआ है और दूसरे लोगों के साथ बैठे हैं। लेकिन देश इस समय देख रहा है कि हम सिर्फ समरसता की बात करते हैं और राहुल गांधी जी ने कहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही उसकी जिम्मेदारी। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोग जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर रही है सरकार स्नेह और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ले रही है बीजेपी की सरकार, वो दिखाता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है और जनतंत्र है उसका गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हमारा हर एक सिपाही, जो लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सारे लोगों को अलग अलग तरीके के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल भी मैं यहां पे एक मीटिंग में था, जिस तरीके से प्रोफेशनल्स और जिस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग इस समय कांग्रेस की जो फिलॉसफी है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। ये मौसम बदलाव का है, लोग इसे सेंस कर रहे हैं। जो आंधी साउथ से उठी हुई है वो महाराष्ट्र पे दस्तक दे रही है और वो दिन नजदीक आ रहा है और गुजरात तक वो पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्षत्रिय आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा? जी, क्षत्रिय आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा? खुला समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि ये बीजेपी की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। वो डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, 80-20 का रेशियो बनाते हैं, मेजॉरिटी के साथ रहते हैं। लोग अब ये समझ रहे हैं हमें एकजुट होकर सोचना है। ये डिविजिव पॉलिटिक्स कभी वो एक्स को अगेंस्ट करेंगे और मेजॉरिटी के साथ रहेंगे। आज उन्होंने एक सब कास्ट को सेगमेंट बनाया हुआ है और दूसरे लोगों के साथ बैठे हैं। लेकिन देश इस समय देख रहा है कि हम सिर्फ समरसता की बात करते हैं और राहुल गांधी जी ने कहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही उसकी जिम्मेदारी। उसी फिलॉसफी को लेकर हम सबको लेके साथ चलने की जो हमारी रणनीति है उस पे काम कर रहे हैं। और मैं हर एक समाज के लोगों से बताना चाह रहा हूं कि सभी का योगदान इस देश को बनाने में रहा है और सबको सम्मान से जीने का हक है। किसी भी सब कास्ट के को डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट और उनके मंत्रीगण कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये फिलॉसफी नहीं है। हर एक जिसको अलग थलग करने का प्रयास सरकारी तौर पर किया जाएगा, कांग्रेस उसके साथ है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि गुजरात की बुद्धिजीवी जनता इस बात को सेंस करे और ये डिविजिव पॉलिटिक्स को छोड़कर कांग्रेस के साथ आए। राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए प्रथम 2 चरण से, उसको लेकर बहुत बातें हो रही है। क्या कांग्रेस इस दिशा में कोई याचिका दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि ये सिर्फ 2 चरण की बात है, अभी आने वाले और चरण की बात है। तो दूसरा मेरा सवाल है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड को लेकर जो बातें सामने आई है, अभी जो सर्टिफिकेट है उसमें से प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी है, तो क्या इस मुद्दे पे कांग्रेस कुछ कानूनी कार्यवाही की मांग करेगी? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। देखिए, हमारे मित्र भी कह रहे थे कि किन मुद्दों पे हम बात करेंगे। मुद्दों की कमी ही नहीं है। आप किसी भी मुद्दे पर बात करिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री साहब के एक भी वक्तव्य पिछले 1-1.5 महीने से वो चुनावी दौरे पर पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जनता से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं।
अभी आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी है, जिस तरीके से उन्होंने एक कम्युनिटी को एड्रेस किया था अपने पिछले चरण के चुनावी प्रचार में, आपने देखा होगा कि 17,000 एप्लीकेशन हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने बार बार देखा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ का इलेक्शन हो, चाहे हमारे सूरत के कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर रिजेक्ट करने की बात हो, वही काम इंदौर में भी होता है। इसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायकों के जो नॉमिनेशन थे वहां पे विपक्षी पार्टियों के रद्द कर दिए जाते हैं और निर्विरोध बीजेपी के 10 एमएलए चुन लिए जाते हैं। ये बार बार दिखाता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जब चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाया जा रहा था, वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो कैमरे में कैद हो गया और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने पड़े, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था बीजेपी की सरकार के लिए। लेकिन ये एक कानूनी लड़ाई होने के साथ साथ ये जनता के बीच मैसेजिंग का है कि किस तरीके से सरकार, किस तरीके से बीजेपी, किस तरीके से मोदी साहब इस जनतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम बार बार शिकायतें करते हैं, जितने भी लीगल एवेन्यूज हैं हम सबको एक्सप्लोर करने के लिए आपको आश्वस्त करते हैं, लेकिन जिस तरीके का सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें आपकी आवाज सुनी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जनता को आगे आना होगा अपने हक की लड़ाई करने के लिए, बाबा साहब के बनाए इस संविधान को बचाने के लिए। अगर हम सारे लोग आज एक साथ नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो लोकशाही है, जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, उसको खतरा है। और इसी को भांपते हुए हमने बार बार ये बताया कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली गई। ये भारत जोड़ो यात्रा कोई किसी कम्युनिटी बेस पॉलिटिक्स करने की बात नहीं थी। ये देश के जनतंत्र को, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर ये यात्रा निकाली गई थी। आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है वो इट्स अ मदर ऑफ ऑल स्कैम। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये। इसमें आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस तरीके से एक वैक्सीन बनाने की कंपनी को, जो प्राइवेट कंपनी थी, उसको किस तरीके से एंडोर्स करती है गवर्नमेंट, और वो आज वही कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी लंदन के कोर्ट में एक्सेप्ट करती है कि उनके बनाए वैक्सीन से लोगों को हृदय के आघात पहुंच रहे हैं, किस तरीके से ब्लड क्लॉट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आईसीएमआर जो हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस में रिसर्च करती है, उसने आज तक इस पे कोई कमेटी नहीं बैठाई है। क्यों? क्योंकि उसने 52 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदे के तौर पर बीजेपी पार्टी को दिया है। आज देशवासियों को समझने की जरूरत है कि कोरोना काल में जब पूरा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा था, तभी भी बीजेपी के लोग अपने सिर्फ डेरोगेटरी पॉलिटिक्स के तौर पर और देश के संसाधनों का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के बेनिफिट के लिए कर रहे थे। ऐसे ढेरों एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि उनके मंत्री किस तरीके से सेमलेसली कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। यहाँ पे हमारे मित्र सारे बैठे हुए हैं, आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके किसी ना किसी रिलेटिव की दर्दनाक मौत हुई हो इस कोरोना महाकाल में। लेकिन सरकार जिस तरीके से लोगों के मुद्दों को गौड़ करके अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे जनता तक पहुंचने चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े जो मीडिया चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बहुत हमारे मित्र यहाँ पे फ्रीलांसर होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, आप सारे लोगों की जवाबदेही बनती है कि जनतंत्र को इस बचाने की इस मुहिम में आप लोग साथ हैं। लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है।